हेलो दोस्तों। स्वागत आपका भारत आज तक न्यूज़ चैनल में। आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। उस मुद्दे का नाम है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना 2024 के चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि जातिगत जनगणना जैसे विशेष मुद्दे को मौजूदा सरकार द्वारा इतना तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे क्या कारण है, सरकार की क्या मंशा है, वो क्या करना चाहती है। आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से वर्तमान सरकार जातिगत जनगणना को टाले जा रही है। आज हम उन्हीं कारणों पर बात करेंगे। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं कि जातिगत जनगणना की टालने के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जातिगत जनगणना एक विशेष मुद्दा क्यों है और इसके कारण क्या हैं जिनकी वजह से सरकार टालना जा रही है। सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने यह निकल कर आता है कि ओबीसी वर्ग में अब जागृति आ चुकी है। ओबीसी वर्ग में अब जागृति आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान मौजूदा सरकार अगर जातिगत जनगणना करवाती है और उन आंकड़ों में जात ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 55% के लगभग निकल के आएगी, तो ओबीसी वर्ग के नेता अपने हितों को बचाने के लिए जातिगत जनगणना अपने हितों को बचाने के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, प्रतिनिधित्व, पदों और संसाधनों के बंटवारे में अपना हिस्सा मांगेंगे, जिसकी वजह से वर्तमान सरकार जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों से कतरा रही है। मान लीजिए कि अभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी आती है, उसमें 100 पद हैं, उसमें आरक्षण के हिसाब से ओबीसी वर्ग को 27 सीटें मिलती हैं। लेकिन जैसे ही जातिगत जनगणना का मुद्दा सोल्व होगा और लोग गिने जाएंगे तो उनकी सीटें बढ़कर 51% हो जाएंगी। तो ऐसा वर्तमान मौजूदा सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि अगर आप बीजेपी की विचारधारा को देखें तो इसकी विचारधारा से स्पष्ट होता है कि ये एक रूढ़िवादी पार्टी है। मतलब ये सेंटर टू राइट की तरफ झुकी हुई है। ये समाज में पद सोपानीयता को बढ़ावा देती है, धर्म जैसे मुद्दों को राजनीति में यूज करना चाहती है। और ओबीसी व जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बहुत ही समय से उठाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि 1990 में जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिला, वो भी केंद्र में। तो काफ़ी सारे ऐसे हिंसक उपद्रव हुए थे और जिसका खूब सारा विरोध हुआ था, क्योंकि ओबीसी जातियों ने अपनी हिस्सेदारी, अपने संसाधन, अपना प्रतिनिधित्व मांगा था और सरकार में भागीदारी मांगी थी। तो ये मेजर रीज़न है कि ओबीसी की जनगणना इसलिए नहीं हो रही। दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ और देखते हैं। एक दूसरा चीज़ है, वो मेजर इशू है जिस पे अभी गौर नहीं किया गया और लोगों में अभी जागृति नहीं है उस चीज़ को लेकर। अभी एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया है।
मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन AWS वीकर सेक्शन यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है। और अब हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि इसमें गलती कहाँ है और क्या गलती हो सकती है। हम देखेंगे कि जो AWS को आरक्षण दिया वो आर्थिक आधार पे दिया गया हुआ है, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। तो वर्तमान मौजूदा सरकार द्वारा संविधान में संशोधन करके आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात जोड़ी गई, लेकिन बात यह है कि संविधान में लिखा हुआ है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होगी। तो फिर इसे कैसे वैध ठहराया जा सकता है? कुछ ना कुछ तो मंशा सरकार की रही होगी। साथ ही इसमें एक बड़ा इश्यू ये है कि जिस OBC की जनगणना के अनुपात में आरक्षण की मांग की जा रही थी, वो 1990 से 2024 आ गया, लेकिन उसकी जनगणना अभी तक नहीं हुई और उसके अनुपात में उसको आरक्षण भी नहीं मिला। लेकिन जिस EWS आरक्षण की कोई मांग ही नहीं थी, किसी के द्वारा मांग उठाई नहीं गई थी, तो ऐसे कौन से समूह हैं जिनके दबाव में आके सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा? उन्हें ना चाहते हुए भी, या मन में कुछ और बाहर कुछ और दे दिया अपने पसंद के लोगों को 10% आरक्षण। सबसे बड़ी बात, जब यह आरक्षण दिया गया उस समय क्या आपने जनगणना करवाई थी कि इस आधार पर हम इतने % लोग हैं, इनके आधार पर हम इतना प्रतिशत आरक्षण देंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है? क्योंकि अभी तक जातिगत जनगणना तो हुई नहीं है, क्योंकि आपने कोरोना का बहाना लेकर जनगणना करवाई नहीं। तो विशेष चीज़ ये है कि आपने कौन से बेसिस पे दे दिया कि 10% लोग हैं जो गरीबी से पीड़ित हैं, और उनमें भी वे लोग हैं जो OBC SC ST को छोड़कर जो 10% लोग हैं। क्या आपने गिना इन लोगों को कि ये वास्तव में 10% हैं, या फिर पूरी जनसंख्या का 1-2% हैं? ये एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे सामने निकल कर आता है। साथ ही हम तीसरा देखेंगे कि तीसरा है कि अभी एक हमारी जो जनगणना है, जनगणना इसको कोविड का बहाना लेकर किया नहीं गया। मानना कोविड जैसी महामारी में हम जनगणना नहीं करा सकते, लेकिन 2023 2024 आधा जा चुका है, आर्थिक स्थितियाँ सामान्य हो चुकी हैं। अगर आपकी इच्छा जनगणना करवाने की होती तो आप अवश्य कराते। लेकिन आपकी ये राजनीतिक इच्छा, मन की इच्छा इन सब को प्रदर्शित करता है कि आप जनगणना करवाना नहीं चाहते। क्योंकि जैसे ही आप जनगणना कराएंगे, लोगों के सामने आंकड़े निकल के आएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि उनकी वास्तविक प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए और वर्तमान प्रतिनिधित्व कितना है। तो लोग अपनी डिमांड करेंगे। इन्हीं डिमांडों से बचने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा जनगणना नहीं करवाई जा रही। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों डरती है बीजेपी जातिगत जनगणना से? ये क्वेश्चन अपने सामने है। क्यों डरती है बीजेपी जातिगत जनगणना से? ठीक है। और इस जातिगत जनगणना से बचने के लिए एक बहुत ही मेजर कदम उठाया जा रहा है, जो
इस जातिगत जनगणना के पूरे मायने को ही ख़त्म कर देगा। और उस इश्यू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और वो है जस्टिस रोहिणी आयोग 2017 की रिपोर्ट। हाँ, तो आइए हम देखते हैं कि इस जस्टिस रोहिणी आयोग 2017 की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से जातिगत जनगणना के मायने ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से ओबीसी का जनाधार बिल्कुल टूट जाएगा, ओबीसी एक वर्ग ना होकर ओबीसी जातियां बन जाएंगी, वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएंगी, उनकी सामूहिक एकता, उनकी लामबंदी और उनका वजूद वहीं तक एक छोटे छोटे क्षेत्रों में पैकेट्स में मौजूद रह जाएगा। आइए इसको समझते हैं। होता क्या है कि अभी एक ओबीसी वर्ग है जिसमें खूब सारी जातियां हैं, लेकिन जस्टिस रोहिणी आयोग ओबीसी के इसकी बात करता है, ओबीसी का वर्गीकरण। ओबीसी का वर्गीकरण, जैसे ही ओबीसी का वर्गीकरण होगा, ओबीसी एक बड़ा वर्ग है और वो अब इन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, यानी प्रत्येक जाति को उसकी जाति के अनुपात में हिस्सा दे दिया जाएगा। जैसे ही ये टूटेगा, इनकी सांगठनिक क्षमता, इनकी एकता कम होगी और प्रत्येक जाति एक दूसरे जाति से विद्वेष करेगी। साथ ही एक दूसरे के इन जातियों के परस्पर हित टकराने लगेंगे। अभी क्योंकि हित सामूहिक है, बाद में इनके परस्पर हित टकराने लगेंगे तो ओबीसी एकता टूट जाएगी। अतः ओबीसी वर्ग की जनता को सबसे पहले अगर कुछ करना चाहिए तो वो ये करना चाहिए कि उन्हें सामूहिक रूप से एक वर्ग के रूप में अपनी जनसंख्या के अनुपात में पहले रिजर्वेशन लेना चाहिए। फिर उस रिजर्वेशन में से आपको कैटेगराइजेशन करना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट वर्गीकरण कर दिया तो इसका बहुत मेजर फ़ायदा बीजेपी उठाने जा रही है, क्योंकि जैसे ही ये वर्गीकरण होगा, जातियां कमज़ोर होंगी और वापस एक तबके को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ओबीसी जातियां जिस चंगुल से निकलकर थोड़ा बहुत अपना प्रतिनिधित्व दिखाने लगी थी, अपनी मौजूदगी, अपना एहसास दिखाने लगी थी, वो अब इस आयोग की रिपोर्टों के लागू होने के बाद में पुनः गर्त में चला जाएगा। इसलिए ओबीसी जातियों में जागृति, शिक्षा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैंने इसमें एक पहलू नहीं जोड़ा है, वो धार्मिक पहलू। क्योंकि मेरा मानना है कि जो धर्म है वो मनुष्य के पारलौकिक जीवन से संबंधित है और उसे मनुष्य स्वयं ही सुधार सकता है, जबकि आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, गरिमा, उसका सांस्कृतिक विकास, उसका राजनीतिक विकास, उसको अच्छी शिक्षा, ये सब ये लोग से संबंधित है और इनका उद्धार करने के लिए हम सरकार को चुनते हैं और वो सरकार अपने हितों में फैसला करे, ऐसी हम कामना करते हैं। तो इसलिए जातिगत जनगणना ओबीसी के लिए एक बहुत ही महान कार्य है। इसी से ओबीसी जातियां अपना वजूद बचा पाएंगी। ये वजूद ओबीसी जातियों का नहीं, ओबीसी जातियों में रहने वाले प्रत्येक माता पिता के बच्चों के हितों पर
हितों के लिए है, क्योंकि अगर जैसे ही ओबीसी वर्ग को अगर उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया जाता है तो ओबीसी वर्ग के बच्चों पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। अतः अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें, अपने हक को मांगते रहें, न्याय की लड़ाई सदा लड़ते रहें और उन चीज़ों का विरोध करें जो गलत है, उन चीज़ों का विरोध करें जो धर्म के नाम पर डराकर आपको अपना हक लेने से पीछे धकेल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और आने वाले समय में आप अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें। जय हिंद। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अपना जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली और वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और आप इसी तरह जन जागृति को फैलाना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलो दोस्तों, बाय।